हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो है बात करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन कंडक्शन को लेकर के, कि कैसे आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। क्या अब ये जो एक नया चीज़ हम लोग सुन रहे हैं, दैट इज़ नरेंद्र मोदी की जी के ट्वीट पे आप देख सकते हैं CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर अगर हम बात करें तो प्रकाश जावड़ेकर जी के ट्वीट पे देख सकते हैं ये एक नया नाम सुनने को दिख रहा है हमें, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो भैया ये सब क्या है, क्यों आ गया, क्यों इनको इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत पड़ रही है, तो सारी बातों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ये जो CET टेस्ट है ये क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और इसका डिसीजन गवर्नमेंट के लिए कितना लाभदायक और स्टूडेंट्स के लिए कितना लाभदायक है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो आप लोगों को पहले बधाई हो कि ये जो है पास हो गया है, और अभी से जो है ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को अप्रूव्ड कर दिया गया है बाय द होम मिनिस्ट्री, ठीक है। और ये जो हमारे यूनियन कैबिनेट में आप देख सकते हैं, ये जो यूनियन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने देखिए यहाँ पर ट्वीट किया और बताया है, ठीक है। इसके अलावा अगर नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट ही देख ले तो ये भी है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि ये है क्या भैया। तो भैया यहाँ मैं बहुत बढ़िया इंग्लिश में लिख के लाई हूँ आपके लिए, लेकिन अगर फिर भी आपको इंग्लिश में समझने में समस्या है तो मैं आपको बेसिक शुद्ध हिंदी में समझाने वाली हूँ कि एक्चुअली में ये है क्या और ये हमारे कितने काम आने वाला है। बेसिकली देखो क्या होता था, अभी तुम्हें अगर कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, वो जैसे ही कॉम्पिटिशन की दुनिया में आता है तो वो पहला काम क्या करता है, एक तो SSC का फॉर्म भरता है, ठीक है। SSC में भी 4-5 तरीके के फॉर्म भरते हैं, CGL CHSL है ना, CGL का फॉर्म भरता है, CHSL का फॉर्म भरता है, MTS का फॉर्म भरता है, CPO का फॉर्म भरता है, ये 5-6 फॉर्म भर देता है, ठीक है। फिर इसके बाद में फिर भी उसका मन नहीं भरता, कहता है और फॉर्म भरने हैं, और वो फिर बैंकिंग कैटेगरी में चला जाता है। फिर बैंकिंग में क्या करता है, क्लर्क का फॉर्म भरता है, PO का फॉर्म भरता है, SBI का फॉर्म भरता है, ठीक है, IBPS का फॉर्म भरता है, और भी बहुत सारी बैंकिंग कैटेगरीज में अपना अपना इंडिविजुअल एग्जाम कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर भी मन नहीं भरता, कह रहे अभी और कंपटीशन चाहिए, तो फिर रेलवेज में चला जाता है जिसका कभी एग्जाम नहीं होएगा, ठीक है। तो उस रेलवेज में भी चला जाता है, और वहाँ पे भी अलग अलग तरीके के जितने भी एग्जाम्स होते हैं कंडक्ट कराए जाते हैं उसके सबके फॉर्म भरता है अलग अलग, और जगह जगह जाकर के प्री देते हैं, और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज का एग्जाम देता है, ठीक है। यही होता है ना बेसिक थिंग। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी हमारी गवर्नमेंट ने, जैसे आपको याद होगा कि बजट में भी इस चीज़ का डिस्कशन किया था, हमारी जो माननीय जो हैं वो हैं उन्होंने, ठीक है, बजट का जो उन्होंने पेश किया था उन्होंने इसका जिक्र किया था। और इसके बाद में अभी इसका जो एजेंसी है वो फाइनलाइज कर दिया गया है, ठीक है, कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो इसका एग्ज़ाम कराएगी। इसमें होगा क्या कि इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा, यानी कि 1 एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो कि आपका प्री क्लियर कराएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने SSC के लिए अलग अलग तरीके के प्री देते हैं, ठीक है, जैसे CGL के लिए अलग प्री देते हैं, CHSL के लिए अलग, MTS के लिए अलग, CPO के लिए अलग, और जितने ये स्टेट वाइज एग्जाम होते हैं उनके लिए अलग देते हैं, ऐसे करते हैं ना। लेकिन अभी से आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक ये CET नाम का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया, ठीक है, तो आप इन सभी जगहों पर मेंस देने के लायक हो जाएंगे, डायरेक्ट आप मेंस देने के लायक हो जाएंगे सिर्फ 1 एग्जाम से। इससे आपको क्या फ़ायदा है, आप सोच रहे होंगे कि यार अभी फ़ायदे और नुकसान पे भी मैं आऊँगी, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं डिटेल में कि एग्ज़ाम क्या क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है, पहले तो ये जान लेते हैं। तो कोई यहाँ पर इंग्लिश में काफ़ी सारा लिखा है, अगर पढ़ना चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो, बट मैं तुम्हें हिंदी में समझा रही हूँ, ठीक है। कि देखो गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया है कि एक एग्ज़ाम को कराने में भैया उनकी करोड़ों की लागत आती है, और कोई भैया वो फ्री में नहीं कराते, हमसे ही हमारा पैसा वसूलते हैं, जो एग्जामिनेशन फीस वगैरह चार्ज वगैरह कंडक्ट किया जाता है उसी से एग्जामिनेशन कराते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराना हो और फिर वहीं 10 एग्ज़ाम कंडक्ट कराना हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है आपका। लेकिन अगर अभी आप एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे तो आपका काफ़ी सारा पैसा जो है वो बचेगा ऑलरेडी, और आप उसको कहीं और इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो कि वो करेंगे नहीं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अब बच्चों का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो बात करते हैं तो सबसे पहले फ़ायदे की, तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है बच्चों का, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा क्या है, तो उनके लिए फ़ायदा ये है कि भैया आप तुमको अलग अलग 4 एग्ज़ाम नहीं देने हैं,
ठीक है। कभी कभी ऐसा होता था कि 2 एग्जाम एक ही डेट को पड़ जाते थे, तब भड़बड़ाते थे लोग, मुझसे पूछते मैम कौन सा एग्जाम देने जाएं, कौन सा एग्जाम मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे कौन सा एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए। भैया इस एक एग्जाम से तुम्हारे हो सकता है, अभी देखिए उन्होंने कहा है कि स्टेट एग्जाम्स को भी कंसिडर कर लिया जाएगा। दैट मीन्स कि अगर तुमने ये सिर्फ एक एग्जाम दिया है, उसके बाद जितने भी मेंस कैटेगरी के एग्जाम देने के लिए तुम एलिजिबल हो जाओगे। और दूसरी बात, 3 साल के लिए तुम्हारी रैंकिंग रखी देखी जाएगी। मतलब एक बार ही अगर तुम मेरिट लिस्ट में आ गए और तुमने मेंस दिया और बाय द वे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी भी कारण से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर दूसरी साल तुम उसको दोबारा से मेंस दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही बार दे दिया। और अगर तुम्हारा अच्छा मार्क्स करने का मन है, मान लो ये 100 नंबर का एग्जाम हुआ, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ये जो सीईटी है ये 100 नंबर का हुआ। अभी हालांकि इसका कुछ भी आया नहीं है कि ये कितने मार्क्स का होगा, कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन अभी मैं फॉर एन एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको कि 100 नंबर का मार्क्स का पेपर हुआ ये, और तुम्हारे इसमें अप्रोक्सीमेटली 70 नंबर बन गए और तुम मेरिट लिस्ट में आ गए हो, ठीक है। तुमने एसएससी का मेंस दिया, सीजीएल का, ठीक है, और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। फिर तुमने सीएचएसएल का आगे वाला डिस्क्रिप्टिव और जो भी चीजें हैं वो सारी दिया, तुम्हारा नहीं हुआ। फिर तो इसी से तुम, क्योंकि दोबारा तुमने एग्जाम नहीं दिया है, इसी एग्जामिनेशन से फिर तुम एमटीएस का एग्जाम भी दे रहे हो, फिर तुम सीपीओ का मेंस भी दे रहे हो, और फिर तुम रेलवेज का मेंस भी दे रहे हो। और अगर तुम चाह रहे हो, क्योंकि इन सब का तो जो सिलेबस है वो सेम है, लेकिन अगर तुम बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, बहुत सारे से बच्चे हैं जो साथ में बैंकिंग और एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर तुम बैंकिंग की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो इसी 70 मार्क्स से तुम बैंकिंग का मेंस भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है, ठीक है। अभी देखो, अगर तुम चाह रहे हो कि 100 में से एक साल में तो तुम्हारा इन सभी एग्जाम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं मानती हूँ कि किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, और फिर इसके बाद में क्या होगा कि तुमने कहा कि मेरे तो सेकेंड ईयर तुमने फिर इसी 70 नंबर पे चाहा कि मैं ले लूँ, लेकिन तुमने सोचा यार मैं दोबारा दे देता हूँ, हो सकता है मैं 70 से कुछ बेहतर बना ले जाऊँ। अगर तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है तो बहुत बढ़िया है, तुम दोबारा दूसरे साल फिर एग्जाम दे दो और 80 नंबर ले आओ। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो कि 100 में से ये जो 70 नंबर तुम लाए थे, ये सेकेंड ईयर भी तुम इन सारे एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर सकते हो मेंस के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए प्रॉफिट है, 3 साल तक तुम इसी मेरिट के बेस पे किसी भी मेंस में एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया आपका फायदा कि आपको बार बार एग्जाम देने का झंझट नहीं है, अलग तरीके से हर बार तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सीधा मेंस पे फोकस करोगे, सीधा जो होगा बस वो निकलेगा। ऐसा नहीं कि हर बार, अभी क्या होता है बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अचानक से अभी सीएचएसएल का एग्जाम भी लग जाएगा, तो क्या होगा बच्चों का डाइवर्जन हो जाएगा और बच्चे फिर से प्री की तैयारी करने लग जाएंगे। प्री में क्या होता है 4 सब्जेक्ट आते हैं, मेंस में क्या होता है 2 सब्जेक्ट आते हैं, डाइवर्जन होता है ना दिमाग का, तो वो डाइवर्जन से बचोगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस अगर देखा जाए तो इसके काफी सारे फायदे हैं। और अब हम अगर आते हैं थोड़े से नुकसान की तरफ, ठीक है, फायदे की तो बात कर ली, दोनों तरफ बात करनी चाहिए। अगर आप एक तरफ बात कर रहे हो तो आप बायस्ड हो, और मुझे बायस्ड नहीं बनना है, मैं मोदी जी की कोई बहुत बड़ी समर्थक नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे दोनों पक्षों को लेकर चलना है। अब अगर मैं बात करूँ तो नुकसान क्या है, तो नुकसान तो देखो भैया तुम्हारा सीधा सीधा यही है कि काफी सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम क्या गारंटी है कि मैंने सीईटी दिया और मेरे 100 में से 70 आ गए, ठीक है। फिर काफी सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम बैंकिंग का पैटर्न अलग होता है और एसएससी का पैटर्न अलग होता है और रेलवेज का पैटर्न कहीं ना कहीं अलग होता है, सभी का प्री का पैटर्न लगभग अलग है थोड़ा सा, ठीक है। अगर हम बात करें तो बैंकिंग में सिर्फ रीजनिंग और आपका उसी में फोकस किया जाता है, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स में फोकस किया जाता है, जबकि जो एसएससी है उसमें जीएस का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रीजनिंग में भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, जो बैंकिंग की रीजनिंग है और एसएससी की रीजनिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो उसको कैसे, तो ये आप उसको कैसे टैकल करेंगे, तो ये एक बड़ा नुकसान हो सकता है बच्चों के लिए, क्योंकि जब अभी सिलेबस आएगा, जब अभी पैटर्न आएगा तभी हम बता पाएंगे कि किस टाइप से ये लेंगे। लेकिन अगर जो बैंकिंग का पढ़ने वाला बच्चा है उसको थोड़ा सा एसएससी के साथ करना पड़ेगा, या एसएससी वाला जो बच्चा है उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैंकिंग वालों के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ आपको नुकसान होता मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कि एक जो पीईटी होगा, मतलब प्री होता है, वो प्री में क्या करते थे हम अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करते थे, बट अभी एक नया पैटर्न आ जाएगा और फिर उस नए पैटर्न के आधार पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। दूसरे नुकसान की अगर हम बात करें तो दूसरा नुकसान ये है कि कई सारे बच्चों के साथ ऐसा होता था कि मान लीजिए एक प्री उन्होंने दिया और उस प्री में उनके मार्क्स कोई अच्छे खासे नहीं बने, ठीक है, लेकिन उनके पास साल में 3-4 एग्जाम देने के लिए मौके होते थे और वो 3-4 बार क्या करते थे, अपने मार्क्स को अच्छा कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे
भी यही कमेंट करेंगे, मुझे पता है। तो वो ऐसा करते थे कि काफ़ी बार अपना एग्ज़ाम देते थे और काफ़ी बार मान लीजिए एक एग्ज़ाम में उनके 60 नंबर आए, तो दूसरे में उन्होंने 70 ले आए, फिर तीसरे में 98 आ गए, ऐसा भी होता है, ठीक है, देखने को मिलता है। तो ये चीज़ जो है अब बच्चों के साथ नहीं हो पाया करेगी। अगर ऑन एन एवरेज उनके 70 मार्क्स आए हैं सीईटी में, तो उसी के आधार पर उनको सभी एग्ज़ाम्स में देखा जाएगा, उनको सभी एग्ज़ाम से पुट करना होगा। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चों का सपना टूट जाएगा। मान लो वो सीजीएल में अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए नहीं देते थे क्योंकि उनको सीएचएसएल में नौकरी चाहिए होती थी, या वो सीएचएसएल में इसलिए अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते थे क्योंकि उनको सीजीएल से नौकरी चाहिए होती थी। तो अभी उन बच्चों का सपना टूट जाएगा। अगर मान लीजिए उनके कम मार्क्स आए, उनको ज़बरदस्ती सीएचएसएल में नौकरी दे दी जाएगी, तो ये एक बड़ा नुकसान आपके साथ देखने को ये भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है फ़ायदे और नुकसान मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर बड़ा-बड़ा लिखा है, द स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 इयर्स ड्यूरिंग व्हिच कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर जॉब्स इन डिफरेंट सेक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन हिज या हर एप्टीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस। मतलब आप अपनी प्रेफरेंस के आधार पर 3 साल तक जो है वैलिड हो इस एग्ज़ाम्स के बेसिस पे कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ने देखो ये सारी चीज़ें कही हैं, 2 बार अगर कोई बात लिख गई हो तो उसको मत देखा जाए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी बातें जो हैं यूथ के लिए बताई गई कि जॉब जो है, ये जो बेरोजगार युवा है वो काफ़ी अच्छा महसूस करेगा इसके बाद। और इसके क्या नेगेटिव या क्या गुड वाइब्स होंगी या क्या नेगेटिव वाइब्स होंगी, ये तो एग्जाम होने के बाद ही पता चलेगा। बट अभी ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि प्लस और माइनस कितना है, तो मैं इस पूरे एग्जामिनेशन को अपनी तरफ से 70% प्लस का चार्ज देती हूँ और 30% निगेटिव चार्ज देती हूँ, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग ये कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जाकर ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ एक बात और आपको डिस्कशन करनी है, मेरे साथ में डिस्कस करनी है कि आपको ये जो इनका डिसीजन है वो कैसा लग रहा है। मतलब आपके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में जो ये चेंजमेंट होने वाला है वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है या कितना बेकार साबित होने वाला है। तो ये सारा कुछ आप मेरे साथ डिटेल में शेयर करना। मैं एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ूंगी और सबका रिप्लाई करूंगी, ठीक है। और कोशिश रही तो फिर इस पर एक और अच्छा वीडियो बनाया जाएगा जिसमें और भी अगर कुछ नया अपडेट आता है या कुछ भी नई बात होती है तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, यहाँ तक चली गई हो, तो एक बार लाइक का बटन जरूर ठोक देना, ठीक है। क्योंकि उसमें कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तुम लोगों को ऐसा लगता ज़रूर होगा कि वो ब्लैक से ब्लू करने में शायद तुम्हारी जेब से 1 रुपये ना निकल जाए, बट रियलिटी यही है कि 1 भी रुपया नहीं निकलता है, ठीक है। और ये जो मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रही हूँ, क्योंकि इस समय मैं बहुत ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडी देख रही हूँ, तो वही निकल रहा है अंदर से, ठीक है। क्योंकि तुम लोग कुछ ऐसा एजुकेशनल चैनल से दे रहे नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करनी पड़ रही है, शायद इसी से कुछ आ जाए, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं। और वेट अ मिनट, कहाँ जा रहे हो भाई, रुको ज़रा। हाँ, इतना मीम्स देखने लगी हूँ मैं कि मुझे मीम्स फोबिया हो गया, नहीं मीम्स मेनिया हो गया है, ठीक है। ये मेरे चैनल का नेम है जिसका टेलीग्राम का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसको ज़रूर फॉलो कर लें, ये सभी से दरख्वास्त है, ठीक है। वहाँ पर लोगों की जनसंख्या देखने में अच्छा लगता है। कैसा लगेगा आपको यूट्यूब में तुम्हारे 5000 6000 सब्सक्राइबर हैं और टेलीग्राम ग्रुप में बस 200 सब्सक्राइबर हैं। यार अजीब नहीं लगता देख करके, खुद पे ही शक होता है कि ये 5000 क्या मैं फेक ले आई हूँ क्या, मतलब ऐसा लगता है मुझे कभी कभी। तो प्लीज़ भैया इसको जो है जाके फॉलो कर लो। टेलीग्राम पे फॉलो करने पे कितना ही टाइम लगता है। अगर इंस्टाग्राम पे भी चाहते हो तो भैया इंस्टाग्राम पे भी मैं आ चुकी हूँ, निक्षा अकेडमी के नाम से ही है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कहीं पे, ठीक है, ढूंढ लेना, वैसे ऊपर ही डाल दूंगी मैं। तो निक्षा अकेडमी के नाम से इंस्टाग्राम पे भी आ गई हूँ, तुम ही लोगों के लिए आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं मैं टेलीग्राम नहीं चलाता, भैया इंस्टाग्राम पे भी आ गई हूँ, अब वहाँ जाकर के फॉलो कर लो। और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, कोरोना से बच के रहें, नए एग्जाम की तैयारी करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।